तो दोस्तों काफी आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सर कब हम लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, तो फाइनली मैं आज आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। साथ ही साथ आप लोगों को जो संप्रेक्षण जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं संप्रेक्षण से, वो भी आपके सामने मैं लेकर आया हूं। तो ध्यान से सुनना है मेरे भाई और समझना है, क्योंकि रट्टा मत लगाइए, लिखने का भी समय नहीं है, बस समझना। मैं इतना इत्मीनान और सुकून के साथ समझाऊंगा कि आपके माइंड में पूरा सेटअप हो जाएगी। ये हमारा सेट 1 है। इसके बाद हम लोग जस्ट मैं तुरंत आपके सामने लेकर आने वाला हूं सेट 2। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं सेट 2 के लिए हम लोग तैयार है? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है, कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों प्रतीत होता है? जो हमारा कवि है उनको ये संसार अपूर्ण क्यों महसूस होता है? बोलता है ना भैया दुनिया पूर्ण नहीं है, ये अपूर्ण है, क्योंकि ये एक जमाना होगा जब हमें इस दुनिया छोड़कर चला जाना होगा। यानी इस धरती पर जब आप है तो हमें इस दुनिया को छोड़कर एक दिन चले जाना है। तो ये हमारा दुनिया क्या है? अपूर्ण है पूरी तरह से। क्या मेरे भाई, जहां पे लोगों को आपस में प्रेम करके रहना है, ये दुनिया पूरी अप्रेमी है। मतलब मेरे दोस्तों, लोग एक दूसरे से क्या करते हैं? नफरत करते हैं। आइए सर बात करते हैं कि कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों प्रतीत होता है। तो बताएंगे सर, प्रस्तुत प्रश्न आत्म परिचय पाठ से लिया गया है। अगर आप ये स्टेटमेंट लिख दिए और ये किसने लिखा है, तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे ना मेरे दोस्तों, वो खुश हो जाएंगे। सबसे पहले देखना, प्रस्तुत प्रश्न आत्म परिचय पाठ से लिया गया है। यहां कवि भावनाओं को महत्व देता है। जो एक इंसान के अंदर में जो भावना होती है ना भाई, कि देखो वो कैसे गरीब है, उसको हमें मदद करनी चाहिए, वो देखो ना चल नहीं पा रहे, उसको उनके मंजिल तक पहुंचा देना है। तो जो भावनाएं आती है उस पर हमारा कवि ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन संसार का प्राणी अब भावनाओं को महत्व नहीं देता है। लेकिन संसार का जो प्राणी है, जैसे हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग क्या करते हैं भाई? भावना नहीं देते, भाव नहीं देते। बोलते हैं ना भाई, ठीक है भाई नंगड़ा है लूला है रहने दो, मदद मत करो, बोलते हैं नहीं। वही कह रहा है कि हमारा संसार का प्राणी भावनाओं को महत्व नहीं देता है। ठीक है, कभी दुनियादारी में लगे नहीं रहना चाहता है। जो हमारा कवि है वो बोलता है कि अगर दुनिया का मजा लेना है तो दुनियादारी में बिल्कुल उलझे ना रहे। अगर मजा लेना है तो खुलकर जियो, क्योंकि इस धरती को छोड़कर हम सभी को एक दिन लौटकर जाना होगा। ठीक है, वही कह रहा है कि कभी दुनियादारी में लगे नहीं रहना चाहता है। वह प्रेममयी संसार चाहता है, वह प्यारा प्यारा संसार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपस में सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। परंतु कवि को यह प्रतीत होता है कि संसार में प्रेम का भी अभाव ही अभाव है। क्योंकि हमारा जो कवि है वो कह रहे हैं कि हम सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। जब हमारे कवि कहते हैं कि ये भी दुनिया पूरी तरह से प्रेम से भी क्या है, प्रेम से भी क्या है, अभाव से भी अभाव है। क्योंकि आज हम एक दूसरे से क्या कर रहे? नफरत करते हुए बैठे हुए हैं, है ना। आगे कहता है कि और प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है। हमारा कवि कहता है कि अगर जीवन में प्रेम ना हो तो दुनिया का सारा चीज अधूरा है। जो अपने ठान के रखा है वो सारी चीज क्या है? पूरी तरह से अधूरा है। ठीक है, आगे कहता है कि इसलिए कवि को यह संसार अपूर्ण लगता है। और यही सब कारण से हमारे जो कवि है उनको यह दुनिया पूरी तरह से क्या लगता है? अपूर्ण है। वो अपूर्ण का मतलब तात्पर्य ये यहाँ पे ये होता है कि आपको यहाँ पर इस दुनिया में जितना सारा चीज मिल जाए फिर भी आप और बोलेंगे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसलिए दुनिया क्या है? अपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन कहता है कि हो जाए ना पथ में रात। पथ का मतलब रास्ता, मतलब रास्ते में चलते हुए कहीं रात ना हो जाए। भी मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत पंक्तियां काव्य का सुंदर स्पष्ट करें। आखिर ये कैसे लिखा है, इसके बारे में क्या होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो सबसे पहले लिखिएगा कि प्रस्तुत कविता हलावादी कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। ये किसके? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बताएंगे सर, ये लिखा गया हमारा हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। इस कविता के माध्यम से कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी बीतता है। इस कविता के माध्यम से हमारा कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी बीतता है। साथ ही साथ कहता है कि समय कभी रुकता नहीं है। कहता है कि समय कभी रुकता नहीं है, साथ ही साथ समय हमेशा चलते रहता है। यानी हमेशा समय जो है गति करते रहते हैं। ठीक है, एकदम इत्मीनान के साथ पढ़िए, सुनिए, फिर लिखना है भाई। प्रस्तुत कविता हलावादी कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? हरिवंश राय बच्चन द्वारा। इस कविता के माध्यम से कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी बीतता है, यानी दिन रुकता नहीं है, समय रुकती नहीं है, और साथ ही साथ हमारा समय गतिशील है, हमेशा गति करते रहते हैं। आगे कहता है कि काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इस कविता के भाव पक्ष
को प्रेम की सूक्ष्म व्याकुलता की दृष्टि को रखा गया है। दिन जल्दी जल्दी चलना और दिन ढलने का भय सताता है, क्योंकि देखिए आज हमारा उम्र 26 साल 27 साल हो गई है। हम लोगों का भी एक स्टेज आएगी जब हमें दुनिया छोड़कर चला जाना होगा, तो दिन क्या हो भाई जल्दी जल्दी ढल रही है। लग रहा है ना कि सप्ताह में पहले 7 दिन होता था, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि संडे के बाद तुरंत संडे आ जा रही है। तो दिन क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी ढल रहा है। इसी के कारण हमारा कवि जो है हरिवंश राय बच्चन, उसको डर सता रही, उसको भय लग रहा है। ठीक है, दोनों ही प्रेम की व्याकुलता के परिचायक है। इस कविता का शिल्प सौंदर्य, भाषा अत्यंत सरल होती है, संगीतमय है, सुकुमल है और प्रवाहमयी है। इस तरह से आपका बताया गया था मेरे दोस्तों, जिंद जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, सौंदर्य अस्पष्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे शेर सन्नियों, थोड़ा सा सुनिएगा। इसका मतलब होता है कि आप इसके बारे में, जो हमारा दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके बारे में, इस स्टेट के बारे में, इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या विवरण देना चाहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सौंदर्य अस्पष्ट, जो आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगी। ठीक है, चलिए सर अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है? जैसे रियल जो नाम होती है वो लोग अपने नाम को छुपाती है, तो भक्तिन भी अपना रियल नाम छुपा रही थी। क्यों? आगे कहता है भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? हमारे भक्तिन का नाम, भक्तिन का नाम क्यों दिया है और किसने दिया है? देखिए सबसे पहले लिखना है भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी थी। जो हमारा भक्तिन है उनका वास्तविक नाम जो थे, रियलिटी जो नाम थे, वो नाम क्या था? तो बताएंगे सर लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी, जिसका अर्थ होता है धन की देवी। लक्ष्मी का मतलब बोलते हैं ना, देखो मेरा घर में लक्ष्मी आ गई। जैसे लड़की पैदा होती है तो हम लोग बोलते हैं ना, देखो घर में लक्ष्मी आ गई है। तो लक्ष्मी का अर्थ होता है धन। याद रखना क्या मेरे भाई, धन की देवी। लेकिन नाम के मुताबिक लक्ष्मी के पास बिल्कुल धन नहीं था। यानी हमारे जो भक्तिन थी उनका नाम तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी का मतलब होता है कि धन की देवी, लेकिन हमारे लक्ष्मी के पास, हमारे भक्तिन के पास पैसा नहीं थे, जिस कारण से वो अपने नाम को छुपाना चाह रही थी, इसलिए अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। याद रखना, इसलिए वो क्या किया भाई, उसका वास्तविक जो नाम थे वो छुपाते थे। ठीक है, इस तरह से आपको बना के लिखना है, बस खाली पे छोड़कर नहीं आना है। अगला है सर बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? बाजार का जादू चढ़ता है फिर उतर जाते हैं। देखते हैं हम लोग कभी कभी मेरे दोस्तों जब बाजार जाते हैं तो हमारे नजर में ऐसे सामान हमें नजर आता है जो हमारे घर में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन सुंदर लगता है, मैं फिर भी ले लेता हूं, लेकिन वो चीज हमारे क्या जरूरत नहीं है। वही कह रहा है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या 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 असर पड़ता है? तो बताएंगे सर बाजार दर्शन का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं को वंश में हो जाता है। वंश का मतलब वो अपनी ओर खींच लेता है। वस्तु क्या कर लिए, खींचिए। आपके घर में मछली है, लेकिन आप मार्केट गए और आप मछली का शौकीन है, और कोई मछली अगर तड़प रही है ना मेरे भाई, आप बोलेंगे सर ये मछली भी मुझे चाहिए, जबकि आपके घर में मछली है। इसका मतलब क्या है, मछली अपनी ओर आपको आकर्षित कर रही है। वही कह रहा है यहाँ पे कि बाजार दर्शन का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य बाजार की आकर्षण वस्तुओं के वंश में हो जाता है। वह लालच में आकर गैर जरूरी चीजों को भी खरीदता चला जाता है। जो हमें जरूरत नहीं होती है वह वस्तु को भी हम लोग खरीदते हुए चले जाते हैं। परंतु जब जादू उतरता है और जब बाजार का घर आते हैं मेरे भाई, तब एहसास होता है क्यों खरीदे, क्योंकि मेरा पैसा चला गया है ना। वही कह रहा है कि परंतु जब जादू उतरता है तो ज्ञात होता है कि वह वस्तु उसे आराम देने के बजाय उसके आराम में खलल डालती है। हमारे पॉकेट में पैसा होती है तो घर में हमें गर्मी दिखाते, हमारे पॉकेट में पैसा होती है तो हमारे अंदर में फुर्ती होती है, क्योंकि पैसा बोलता है भाई। लेकिन उस पैसा को मैंने मछली खरीद के लाया, और मछली खरीदने के बाद हमारे अंदर में जो सुकून थी वो खलबली मचने लगा। ठीक है, तो जब बाजार का जादू चढ़ता है तो जो भी वस्तु हमें नजर आती है वस्तु हमें आकर्षित करती है, लेकिन जैसे घर आते हैं और बाजार का जादू उतर जाते हैं तो एहसास होता है थोड़ा देर के लिए कि आखिर मैंने क्यों खरीदा, ये तो मेरा घर में ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल है। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना होगा कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। अगला है सर पानी दे गुड़धानी दे, मैंगो से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही थी? ठीक है, तो देखिए गुड़धानी अनाज और गुड़ के मिश्रण को कहते हैं। हम सभी को पता है
क्या कहते हैं भाई? गुड़धानी। अनाज और गुड़ के मिश्रण को हम लोग कहते हैं गुड़धानी। किसे कहते हैं? अनाज और गुड़ के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? गुड़धानी। यह गुड़धानी से तात्पर्य अच्छी फसल से। गुड़धानी का मतलब जो गुड़ खाते हैं ना, चीनी गुड़, वो गुड़ नहीं। गुड़धानी का मतलब होता है यहाँ अच्छे फसल से है, याद रखना है। गुड़धानी का यहाँ तात्पर्य होती है अच्छे फसल से है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आश्रित है, और हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से कृषि पर आश्रित है। किस पर आश्रित है मेरे शेर? तो बताएंगे से कृषि पर आश्रित है। यही कारण है कि हमारे फसल की वृद्धि वर्षा पर ही आश्रित है, और यही कारण है कि हमारा जो फसल है, हमारा जो खेती है, वो पूरा वर्षा पर ही क्या है? वर्षा पर ही आधारित है। वर्षा होगी तो हमारे खेतों में फसल होगा, वर्षा नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगा। इसलिए पानी के साथ गुड़धानी की मांग की जा रही है। इसलिए पानी के साथ गुड़धानी की मांग की जा रही है, पानी के साथ साथ हमारा अच्छा फसल का भी उत्पादन हो सके। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से लिखना है। अगला है सर, मनोहर श्याम जोशी का जीवन परिचय देते हुए पाठ के विषय में संक्षिप्त विवरण दे। आपसे पूछा गया कि मनोहर श्याम जोशी का जीवन परिचय देते हुए पाठ के विषय में संक्षिप्त विवरण दे। आखिर क्या देना मनोहर श्याम जोशी के बारे में? सुनिएगा। मनोहर श्याम जोशी का जन्म 1935 में हुआ था। वैसे इनका परिवार उत्तराखंड के निवासी कुमायूं के थे, किंतु उनका जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था। इनका जो परिवार थे वो उत्तराखंड में रहने वाले हैं। जो हमारा मनोहर श्याम जोशी है, इनका परिवार जो है वो पूरी तरह से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। कहाँ पे भाई? उत्तराखंड के। पर हमारा जो मनोहर श्याम जोशी है मेरे भाई, उनका जन्म होती है कहाँ पे? अजमेर के, राजस्थान में। दिनमान पत्रिका के सहायक संपादक एवं साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादन का कार्य भी किया। कौन? मनोहर श्याम जोशी। इनका प्रमुख रचना कुरु कुरु, सवाह, कसब, हरिया, उसके बाद इसके अलग अलग है, जैसे हमजाद क्या आदि, ये सब इन्होंने अपना रचना लिखा है मनोहर श्याम जोशी ने। सिल्वर बैंडिंग एक लंबी कहानी है। हम लोगों को पता है वितान भाग में हम लोग को सिल्वर बैंडिंग के बारे में भी पढ़ना होता है। वही कह रहा है कि सिल्वर बैंडिंग एक लंबी कहानी है। यह कहानी आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज का एक और नई उपलब्धियां को समेटते हुए तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं खींचते चले गए। हमारे सिल्वर बैंडिंग में मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए वो हमारे समाज की ओर खींचते चले गए, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया कि मेरे दोस्तों मनुष्य को मनुष्य से दूर कैसे चला जा रहा है। तो ये था सर हमारा मनोहर श्याम जोशी के बारे में जो मैंने दोस्तों आप लोगों को दिखाया। इसके बाद मैं सेकंड पार्ट के भी लेकर आ रहा हूं और एक मैं महा धमाका क्लास लेकर आने वाला हूं। किसका बारे भाई? तो बताएंगे सर पूरा का पूरा एमसीक्यू, पूरा बुक का निचोड़ करके मैं बताने वाला एमसीक्यू। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन देते हुए कविता वाली के उत्तराखंड का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण करें। जो हमारा तुलसीदास है इसके बारे में बताने। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्तिकाल के सगुन काव्य धारा के राम श्री शाखा के कवि थे। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में हुआ था। ये तो अभी मैं बात कर रहा था सिर्फ और सिर्फ तुलसीदास का जन्म, कि तुलसीदास का जन्म हुआ कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के बांदा में 1532 में। इनके माँ का नाम हुलसी देवी एवं पत्नी का नाम रत्नावली देवी था। ये अकबर के समकालीन थे। जो हमारा तुलसीदास थे वह पूरी तरह से हमारा अकबर सम्राट अकबर के समकालीन थे, जो हम लोगों ने इतिहास में पढ़े हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति रामचरितमानस महाकाव्य है। हमारा तुलसीदास का सबसे जो प्रसिद्ध और चर्चित जो महाकाव्य है वह रामचरितमानस है, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। अगर आपसे पूछा रामचरितमानस कौन से भाषा में लिखा गया है तो बताना है मेरे दोस्तों क्या अवधी भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा में इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ विनय पत्रिका, दोहावाली एवं कवितावाली आदि है। गोस्वामी तुलसीदास जी कविता के उत्तराखंड के माध्यम से अपने तत्कालीन युग की आर्थिक विषमताओं को दर्शाया। इसके साथ माध्यम से कवि अपने तत्कालीन समाज के यथार्थ की समता एवं विषमता का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया। इस तरह से आपको लिखना है किसके बारे में मेरे भाई? तुलसीदास जी के बारे में। अभी ठहरना है भाई, अभी हमारे साथ जुड़े रहना है। अब आते हैं सर आपके सामने खतरनाक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 मार्क्स का संप्रेषण, 5 मार्क्स का निबंध लेखन, 5 मार्क्स का पत्र लेखन और 5 मार्क्स का संपादक लेखन। 20 मार्क्स तो आपके पेपर में यूं ही चुटकी में आ जाएगी। जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं संप्रेषण क्या है भाई? संप्रेषण इस तरह से आपके पास एक स्टेटमेंट दिया होगा,
इस तरह से आपके पास एक स्टेटमेंट दिया होगा और इस स्टेटमेंट से रिलेटेड मेरे दोस्तों आपको व्याख्या करना होगा। जैसे कहा है कि कविता की उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इन घर उस घर, कविता में पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। ये पंक्ति का सप्रसंग बताइए, याद रखना, यह पंक्ति का सप्रसंग आपको बताना है। जैसे मेरे दोस्तों देखिए, आपको बताना है सबसे पहले कि यह कहां से लिया गया है, इसका राइटर कौन है, ये सबसे पहले आपको डिटेल्स में आपको लिखना होगा सप्रसंग में। जैसे मैंने लिखा है कि प्रस्तुत कविता सुकवि कुंवर नारायण सिंह द्वारा रचित कविता के बहाने नामक पाठ से अवतरित है। ये आपको सप्रसंग में आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा। अगर ये यहाँ पर इतना लिख दिए तो आपको 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगी यूं ही। अगर इतना आप लिख लिए तो आपको 1 मार्क्स यहाँ पे यूं ही चुटकी में मिल जाएगी। क्या है, प्रस्तुत कविता सुकवि कुमार नारायण द्वारा रचित, ये कौन लिखा है भाई, तो बताएंगे कुमार नारायण द्वारा कविता के बहाने नामक पाठ से अवतरित है। यह कविता कवि के काव्य इन दिनों संग्रह से लिया गया है। यह कहां से लिया गया है, मैंने अभी जस्ट बताया कि कौन लिखा है और किस कविता से लिया गया है, ये आपको जरूर लिखना है सप्रसंग में। अगर ये नहीं लिखते हैं तो मेरे दोस्तों आपका मार्क्स कट जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। तो इन दिनों संग्रह से लिया गया है। इस काव्यांश के द्वारा कवि ने चिड़िया को उड़ान के दृष्टांत द्वारा कविता की भाव व्यक्ति कि असीम उड़ान का वर्णन क्या है। ये मतलब जैसे कवि अपने पंखों के माध्यम से उड़ान भरती है ना भाई, कवि अपने पंखों के माध्यम से उड़ान भरते हैं, कौन, चिड़िया। इसी तरह से हमारे जो कवि होते हैं वह शब्दों के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से अपना भी उड़ान भरते हैं। इसी के बारे में हमारा कुंवर नारायण सिंह द्वारा बताया गया है। ठीक है, वही कह रहे हैं यहाँ कवि अपनी भावा व्यक्ति की ऊंची उड़ान भरता है। चिड़िया और कवि दोनों ही ऊंचे उड़ान भरता है। चिड़िया अपने पंख के माध्यम से उड़ान भरती हैं और जो हमारा कवि है वो अपने शब्दों के इस्तेमाल से वो उड़ान को तय करते हैं। वही कह रहा है कि चिड़िया और कवि दोनों ही ऊंची उड़ान भरता है, किंतु उस ऊंची उड़ान से चिड़िया अनभिज्ञ है और हमारा कवि जितने ऊंचाई तक उड़ सकते हैं उतना ऊंचाई तक हमारी चिड़िया नहीं उड़ सकती है और ना ही उतनी ऊंचाई तक वो सोच सकती है। कौन, हमारी चिड़िया। आगे कहता है कि क्योंकि कविता की ऊंची उड़ान कहीं उससे अधिक है, क्योंकि मेरे भाई कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया की उड़ान से काफी अधिक है। ठीक है, कवि अपने अभिव्यक्ति को कहीं भी बाहर भीतर ले जा सकता है। जो हमारा कवि है वो अपने अभिव्यक्ति, आपने जो शब्द लिखा है उसको कहीं भी बाहर भीतर ले जा सकते हैं, कभी आंगन में तो कभी छत पे तो कभी कमरा में। इस घर उस घर, कविता की उड़ान पहुंच कभी भी हो सकती है। मतलब कहता है कि इस घर उस घर, मन करे तो इस घर में पढ़ूं, मन करे तो उस घर में चला जाऊं। वही कहता है कि कवि की उड़ान या पहुंच कभी भी हो सकती है, किंतु चिड़िया उस उड़ान से अनभिज्ञ रहती है, अर्थात वह इस चिड़िया उड़ान के मायने को समझ नहीं पाती है। याद रखना मेरे भाई, मैंने अभी फिर से कहा, इसमें बताएगा कि चिड़िया की जो उड़ान होती है वो हमारा कविता की उड़ान की तरह ही होता है, लेकिन कविता की जो उड़ान होती है, जितना ऊंचाई तक उड़ सकती है कविता, उतने ऊंचाई तक हमारे चिड़िया सोच भी नहीं सकती है। यही मेरे भाई हमारा कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया पहला सप्रसंग है। क्या मेरे भाई, पहला सप्रसंग है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। अब 5 मार्क्स का मैंने अभी जस्ट बताया भाई कि आपके एग्जाम में आएगा सप्रसंग, उसके बाद 5 मार्क्स का पत्र लेखन, 5 मार्क्स का निबंध लेखन और 5 मार्क्स का एक आपका जनसंचार के प्रमुख कार्य बताएं। जनसंचार किसे कहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अपने बात को दूसरे व्यक्ति के सहारे जब हम तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो ये हमारा कहलाता है संचार। जब हम कहते हैं अरे रिया तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपने गर्लफ्रेंड से डायरेक्ट मैं मोबाइल के माध्यम से बात कर सकता हूं, व्हाट्सएप में चैटिंग कर सकता हूं, टेलीग्राम में चैटिंग कर सकता हूं, मैं वीडियो कॉल में बात कर सकता हूं, ये किसके द्वारा हो रहा है, किसी उपकरण द्वारा। जब हम अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो ये हमारा जनसंचार होती है। तो जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है, सूचना देना। पहला कार्य इस तरह से लिखना है, पहला काम है सूचना देना। क्या लिखना है भाई, पहला काम लिखना है सूचना देना। क्या देना भाई, जनसंचार माध्यमों का सबसे अहम काम सूचना देना। जैसे अमेरिका में कोई घटना घट रही है तो भारत के लोगों को पता चल रहा है, दुनिया के सारे लोगों को पता चल रही है। जैसे कोरोना वायरस आया चीन में तो दुनिया के सारे देश जो है पहले से ही अलर्ट हो गया है ना। आगे कहते हैं इसके जरिए ही हमें देश दुनिया की सूचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है और हमें इसके जरिए ही हमारे जनसंचार के माध्यम से ही हम दुनिया के हर एक खबरों को घर बैठे देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं।
दूसरा पॉइंट पे सर बात आते हैं शिक्षित करना। क्या करना मेरे भाई? शिक्षित करना। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, कहता है कि जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें शिक्षित एवं जागरूकता बनाते हैं। बिल्कुल भाई, मान के चलिए मेरे भाई, अगर जनसंचार ना होती तो हमारा वैक्सीन, कोरोना वायरस का वैक्सीन अगर हमें नहीं पता होता तो क्या हम अमेरिका से, चीन से सीख सकते थे? नहीं सीख सकते थे। ये हमारा जनसंचार ही है जो हमें चीन ने बताया कि ऐसा ऐसा कीजिए, ऐसा वैक्सीन निकालिए, ऐसे लोगों को दीजिए, तब उनका कोरोना वायरस नहीं होगा। तो ये हमें क्या कर रहा है? शिक्षित कर रहा है। अगला पॉइंट बात है सर मनोरंजन करना। जैसे हम लोग कोई क्रिकेट का मैच देखते हैं, जैसे लड़की लोग देखती है, क्या देखते हैं? सास भी कभी बहू थी, वो देखती है, तो हमें क्या करता है? एंटरटेनमेंट करते हैं, मनोरंजन करता है। जनसंचार के माध्यम से हमें मनोरंजन के साधन भी प्राप्त होती है। जैसे मैं देखता हूं क्या भाई, लव स्टोरी वाला फिल्म है ना, ये भी क्या है भाई? तो हमारा एंटरटेनमेंट है। अगला है सर एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश के समाज के एजेंडे भी तैयार कर सकती है। एजेंडा का मतलब होता है कोई स्कीम तैयार कर सकते हैं, कोई योजना बना सकते हैं। जैसे मेरे भाई हमारे यहाँ पे बनाया गया था, एक योजना बनाई गई थी, जैसे हम लोग बोलते हैं योजना आयोग, जिसका नाम बदल के रख दिया नीति आयोग। ठीक है, अब आते हैं सर जनसंचार के माध्यम से निगरानी रखना। जैसे मेरे भाई दिल्ली में कोई भी अगर नेता गलत काम कर रहे हैं तो भारत के सभी लोगों को पता चल जा रहा है, किसके माध्यम से? जनसंचार के माध्यम से। वही कह रहे हैं कि जनसंचार के माध्यम से निगरानी रखना, विचार विमर्श के लिए मंच तैयार करना, विचार विमर्श के लिए मंच तैयार करना आदि प्रमुख कार्य किए जाते हैं। आगे कहता है कि जनसंचार माध्यम संचार करने, सूचना प्रसारित करने और लोगों को एक स्थान से आने के लिए एक संज्ञा मंच करने का एक महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। लोगों को संपूर्ण जानकारी भी देती है कि कैसे आप, अगर मान के चले आप अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर जाना चाहते हैं, तो आप घर बैठे देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क का मैं कहाँ होटल है, कहाँ हमें रुकना है, कहाँ रेस्टोरेंट है, कहाँ पे घूमने का जगह है, कहाँ पे पढ़ने का जगह है, कहाँ पे ऑफिस है, सारे चीज को आप घर बैठे देख सकते हैं। ये किसके माध्यम से? जनसंचार के माध्यम से। और ऐसा ही लिखना है जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, D2 मेरे दोस्तों आपको वैसा ही लिखना है जैसे मैंने आप लोगों को दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन आती है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। खतरनाक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं मेरे भाई कि आप लोगों को यहां से मैं अगला किलो बताऊंगा। ठीक है, भूख भी बहुत ज्यादा लग गई है, मैं चाह रहा हूं मेरे भाई थोड़ा सा खा लूं, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद कैसा फील हो रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर अपना